नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। और चूंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए मैंने इसे छोटी क्लास के रूप में रखा जिससे ये आसानी से याद रहे और इसको एक बार की जगह दो बार भी देख करके आप अच्छे से याद कर पाएँ। इसलिए इसे मैराथन का नाम नहीं दे करके मैंने इसे क्लास का ही नाम दिया है। अगली क्लास फिर से वही 1 से 1.5 घंटे के आसपास की रहेगी, उसमें कई टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें एक ही टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे करें, राज्यों को जोड़े कैसे। तो सबसे पहली बात आई कि भाई भाषा के आधार पर जोड़ दें। अब भाषा के आधार पर जोड़े तो वो उचित है या नहीं, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उस समय थे, सबको मालूम है। उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस के धर, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एस के धर, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी। 4 सदस्यों के आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कर दिया। भाई ये जो एस के धर आयोग बना, उसने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, प्रशासन ही बेस्ट है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी थे तो इनके अकॉर्डिंग तो प्रशासन का मामला ही ठीक रहेगा। ऐसा इन लोगों ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बात किसने विरोध किया था? एस के धर ने। किसका? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कर दिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का समर्थन कर दिया। क्योंकि प्रशासक थे तो प्रशासन के आधार पर ही राज्य बने, ऐसा इनका मानना था। किसका? एस के धर और उनके साथ के उन लोगों का। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया यानी एक JVP कमेटी बनी। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, इसे बोलते हैं JVP कमेटी। इस JVP कमेटी ने, चूंकि अब भाई प्रशासन के जो मतलब रिटायरमेंट लोग थे उनकी राय ले ली। लेने के बाद अब ये काम तो पॉलिटिकली होना था, तो कांग्रेस के जो 3 बड़े लीडर थे उन्होंने जयपुर अधिवेशन के अंदर डिसीजन लिया। क्या लिया? उनके तीनों की मिलकर के एक कमेटी बनी और इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मतलब पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने मना किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए, उसके बाद JVP कमेटी ने मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए, प्रशासन के आधार पर होने चाहिए। अब जो घटना हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है कि जवाहरलाल नेहरू, पटेल और सीतारमैया यानी JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में, ये जो व्यक्ति था पोट्टी श्री रामुलु, इसके नेतृत्व के अंदर मद्रास में बड़ा आंदोलन होता है और इस बात के लिए होता है कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। इस बात को लेकर के आंदोलन शुरू होता है। 58 दिन का आमरण अनशन होता है और उसके बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। वो आदमी आंदोलन करता है, आमरण अनशन पे बैठता है श्री रामुलु और 58 दिन तक आमरण अनशन करता है, फिर वो मर भी जाता है। अब ये सेंसिटिव मामला हो गया और पूरी तरह से मतलब पूरे मद्रास में टेंशन वाली कंडीशन बन गई। लगभग पूरा साउथ जो है वो अलग ही प्रकार के सेंटिमेंट में पहुंच गया। तब सेंट्रल गवर्नमेंट हिलना शुरू कर देती है और टेंशन में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर निर्णय करती है। मतलब जब 1952 में रामुलु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें भाषा के आधार पर चाहिए तो आंध्र प्रदेश राज्य बना देते हैं। और किसके लिए? तेलुगु भाषियों के लिए। ये बात तय कर दी गई और इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। मतलब पहली बार ये मामला यहाँ आकर के अटक गया मतलब अक्टूबर 1953, ठीक है ना। और ये राज्य बन गया कौन? आंध्र प्रदेश। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो थी कुर्नूल।
राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इसके अन्य सदस्य बनाए गए पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। ठीक है, तो अब यहाँ 2-3 बातें हमें याद रखनी है। क्या कि भैया ये तय हो गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनने हैं अब, ठीक, क्योंकि ये चीज़ सामने आ चुकी थी, दबाव में आ गई गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष बना वो कौन बना? फजल अली। सबसे पहला प्रश्न तो याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। दूसरी बात कि अन्य सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो पणिक्कर यानी पानी और हृदय, ठीक है ना, हृदय में पानी जो है वो जल के समान, फजल जल के समान स्थिर होना चाहिए। हृदय का पानी, पानी मतलब जल होता है, तो 2 तो हो ही गए, हृदय का पानी हृदयनाथ कुंजरू और पणिक्कर, जल की तरह स्थिर होना चाहिए यानी फजल अली। तब जाकर के राज्यों का पुनर्गठन आप कर सकते हैं। तो 3 नाम याद रखने हैं आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और पणिक्कर इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी को पास कर दिया गया। मतलब जिस अधिनियम की बात की गई कि भाई राज्यों का पुनर्गठन करना है तो उसके लिए अधिनियम रखा गया सदन के अंदर, कानून का जो प्रारंभिक रूप अधिनियम होता है। अब जैसे ही वो अधिनियम पास हुआ, कानून बन गया, तो फिर इसके अनुसार भारत में 14 तो राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिए गए। एक प्रश्न और याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1953 में ही हो गया था। ये जब ये मामला हुआ था ना, उसके जस्ट बाद में ही 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया था। लेकिन उस आयोग द्वारा जो कानून नियम तय किए गए, वो जो अधिनियम बनाया गया, वो अधिनियम जो है वो जुलाई 1956 के अंदर पास हुआ। मतलब 3 साल बाद में वो अधिनियम पास होता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर ये पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो वो कब हुआ? 1956 में। ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा। और उस अधिनियम के पास होते ही पहली बार शुरुआत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। 53 और 56 याद रख लेना, और क्या है, ज़्यादा कोई बड़ी बात इसमें। अब नेक्स्ट बात आती है नवंबर 1954 की। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ, जिसमें पौंडीचेरी, यमन, चंद्रनगर, कैरिकल, ये सब भारत को सौंप दी। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने देखा कोई मतलब नहीं यहाँ, तो इतनी बस्तियाँ थी 4-5, वो सारी बस्तियाँ भारत को सौंप दी। लेकिन अब यहाँ फैक्ट ये याद रखना है कि ये बस्तियाँ कौन सी थी, किसने सौंपी और कब सौंपी। तो सबसे पहले नवंबर 1954, तो 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसके जस्ट अगली साल भाई दिख गया फ्रांस को कि राज्य पुनर्गठन करना शुरू कर चुके ये लोग, तो फिर अब हमारे को भी यहाँ तो भगाएंगे, उससे बढ़िया है कि इज्जत लेकर के चले जाएं। इसलिए इन लोगों ने, नहीं फ्रांस के लोगों ने, हमारे को ये जो है वो सौंप दी। कौन कौन सी थी? पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, केरिकल। ठीक है, तो केरी चंद्रमा की रोशनी के अंदर यम लेकर के आता है, ठीक है, और उसके साथ कौन आता है? पंडित। ऐसे याद रखना। क्या? केरी जानते हो ना, आम वाली केरी, ठीक है, आम का कच्चा आम जिसे केरी बोलते हैं। तो केरी चंद्रमा की रोशनी में यम लेकर के आता है और किसको दे देता है? पंडित को दे देता है। ऐसे आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? पंडित को दे देता है। यम कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था, ये भी याद रखना। और कितनी साल का था वो पंडित? 54 साल का। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो 1954 में फ्रांस में, और ये सब जो जितनी जो बस्तियां थी, ये सारी बस्तियां भारत को मिल गई। अब बात आती है 28 में 1956, ये मई है, ठीक है, 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि के ऊपर हस्ताक्षर हो गई। मतलब 54 में उन लोगों ने देने का डिसीजन कर लिया और 56 के अंदर हस्ताक्षर हो गए। 2 साल बाद में साइन हो गए इस पे। इसके बाद इन सभी बस्तियों को मिलाकर के पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया। इन सारी बस्तियों को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 54 में फ्रांस देके गया और 56 में हमने इसे पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र बना लिया। इतना ध्यान रखना, 54 और 56। ठीक है, 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग, 54 में हमारे को पौंडीचेरी फ्रांस देके गया था, और 56 के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको जो है वो पौंडीचेरी संघ बना दिया। इस प्रकार की से आपको अच्छे से याद रख लेना है।
अब बात आती है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव इनको मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की। अब बात आती है कि गोवा को हमने कैसे शामिल किया और कहाँ से लिया। तो देखो, गोवा था पुर्तगालियों के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ से बात को समझने की कोशिश करना कि दिसंबर 1961 की बात है, फ्रांस दे गया 54वीं और 56वें साइन भी हो गए, लेकिन इसके समझ में नहीं यही बात, ठीक है ना। तो 56 में चीज़ हो चुकी तो 5 साल बाद यानी 61 के अंदर फिर ये चीज़ पुर्तगाल के 5 साल बाद समझ में आई बात, ठीक है ना, कि भाई देने तो पड़ेंगे, लेकिन दिया नहीं उसने। फिर भी पुर्तगाल ने ये क्षेत्र छोड़े नहीं, हमें यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को उस गोवा के अंदर कहाँ क्या क्या चीज़ें, दमन दीव की मुक्ति के लिए, एक तो गोवा की, एक दमन की और एक दीव की। दमन दीव का जो क्षेत्र है, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सारा जो क्षेत्र है वो गोवा, इनको पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और फिर उसके बाद आज़ाद करवाया था और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया, ठीक है, पूरा जीत लिया और उसके ऊपर पूरा अधिकार हमने कर लिया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट के अंदर शामिल करके और भारत का अंग बना दिया गया था। इसको फिर हमने जो कि हमने जीता है तो किसी संधि समझौता तो करना नहीं, सीधा सीधा जीत लिया है तो अपने दम पे जीता, और उसके बाद 12वें संविधान संशोधन से जो है वो हमने इसे भारत के अंदर शामिल कर लिया। वर्तमान समय में तो दोनों चीज़ों को अलग अलग ध्यान रखना, ये जो पौंडीचेरी वाला क्षेत्र है ये फ्रांस हमें देके गया था, और यहाँ जो पुर्तगालियों से हमने छीना था, किसको, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव को हमने छीना था। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, 14 से अब वर्तमान में कितने हो चुके, 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है, और वर्तमान में संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। और ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी आपको, जब अनुसूची पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, जरूर जाकर के उसको देखें अगर नहीं देख पाए हैं अभी तक तो, कि भाई जो अनुसूची जो है उसमें पहली अनुसूची के अंदर 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का नाम लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ परिषदों का निर्माण हुआ, उसमें उन्हें कहा गया क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदों की कहानी क्या है वो देखते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। साधारण सी बात तो ये है कि भाई इस क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, पहला प्रश्न, तो राष्ट्रपति गठन करता है। दूसरा प्रश्न कि केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अब कई बार तो ज़्यादातर क्या होता है कि गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर गृह मंत्री नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बिजी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति और गृह मंत्री मिलकर के क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और वो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष बनता है वो कोई ना कोई केंद्र सरकार का मंत्री ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अब जो मुख्यमंत्री बच गए, अध्यक्ष तो केंद्रीय मंत्री होगा और उपाध्यक्ष कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। अब मुख्यमंत्री से मान लो किसी क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य हैं, तो 5 राज्यों में से हर साल एक एक राज्य का एक एक प्रतिनिधि बनता चला जाता है। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। कौन सी, जो उपाध्यक्ष वाली, ये भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री 1 साल के लिए बनता है, फिर दूसरा मुख्यमंत्री दूसरे साल के लिए बनता है। क्यों, कहाँ से आए मुख्यमंत्री, तो क्षेत्रीय परिषद में एक राज्य तो होता नहीं, कई राज्य होते हैं क्षेत्रीय परिषद में, तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को मौका मिले इसके लिए हर साल उनको चेंज करना पड़ता है और वो उपाध्यक्ष बनते चले जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। कब बनी क्षेत्रीय परिषदें, तो 1956 के अंदर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, जो पास हुआ था 1956 में, 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उसके बाद 56 में अधिनियम पास हुआ था। तो उस अधिनियम के पास हुआ था ना 56 में, उस समय क्षेत्रीय परिषद उस अधिनियम में ही व्यवस्था की गई थी। अतः यह सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अब संवैधानिक और सांविधिक का मतलब, जब आपने ये अधिनियम बनाया तो उस अधिनियम के अंदर व्यवस्था की, इसलिए वो हो गया सांविधिक, यानी
विधिक रूप है उसका, विधि में यानी वो अवैध तो नहीं है, सामविधिक यानी विधि के अनुसार है, अवैध नहीं है, लेकिन संवैधानिक नहीं है। इसका मतलब कि संविधान के किसी आर्टिकल में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, कानूनन गलत नहीं है लेकिन संवैधानिक भी नहीं है, क्योंकि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है किसका, क्षेत्रीय परिषद का। इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं होकर के सांविधिक निकाय है। कौन? क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय, अब ये जो 5 परिषदें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब उत्तर वाले देख लो सारे, कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। ऊपर वाले जो मामले जो नक्शे में आप समझते हैं वो ऊपर वाले सारे आएंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद है तो ऊपर वाले सारे ही आएंगे। उसके बाद आएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश देखते ही उत्तर क्षेत्रीय परिषद में डाल देते हैं तो ये गलती हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है, क्योंकि इसको जो है वो विशेष रूप से कन्फ्यूजन करने के लिए डाला जाता है और यह आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश है ही। उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड के भी देखकर ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ही उत्तर क्षेत्रीय परिषद में नहीं आते हैं, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और जो राजस्थान जैसे हैं वो बहुत नीचे होकर के भी किस में आते हैं? उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। फिर छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो ही गया, लगभग बीच में आ जाएगा वो सारा। उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यानी जो पूर्वोत्तर के जितने भी हैं वो, एक बात तो ये ध्यान रखना। उसके बाद पश्चिम बंगाल याद रख लेना, और उसके बाद में आप याद रख लेना ये जो आसाम कोड जो उसमें जोड़ लेना, आसाम, उड़ीसा, 2 वो और रहेंगे। फिर उसके बाद वो तीनों, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीनों वो आ गए। और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो बड़े हैं ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद नाम ही इसका, बाकी उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इसी में आते हैं। और इधर जो आते हैं ना, जो अगर उत्तर से लेकर के और हम पश्चिम की तरफ चलेंगे, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये पश्चिम वाले जो बॉर्डर वाले हैं ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का कन्फ्यूजन आपको क्लियर दूर रखते हुए पढ़ना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। फिर हम चलते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, राजस्थान के नीचे वाले सारे पश्चिम में आ जाएंगे। अब तो पश्चिम में है ही, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब पश्चिम में ही पड़ जाते हैं, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। राजस्थान से नीचे वाले ये ध्यान रखना, राजस्थान उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की हम जब बात करें तो दक्षिण वालों में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना आपके। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इनमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या यहाँ आ सकती है क्या? पूर्वोत्तर परिषद, ध्यान रखना पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद नहीं है, पूर्वोत्तर परिषद है। और बाकी पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सब किस में आते हैं? मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद क्या है, फिर इसको समझते हैं, ये अलग चीज है। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में ये चीज बनी थी, 1971 में बनी थी पूर्वोत्तर परिषद। यह 8 अगस्त 1972 के अंदर अस्तित्व में आई थी और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मतलब पूर्वोत्तर के लगभग सब आ गए, ये सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। ये 1994 में बना था, ये पहले से नहीं था। कौन? सिक्किम। तो सिक्के कोई चोर ले गया था तो वापस आए तब इसको भी शामिल कर लिया, इसलिए 94 सिक्किम। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। जो क्षेत्रीय परिषद करती है वो ये करती है, इसलिए कुछ अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद के काम वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। ये सिर्फ पूर्वोत्तर परिषद इसलिए बनाएगी कि पूर्वोत्तर को कुछ विशेष दर्जा देना था, कुछ विशेष उनका डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये परिषद बनानी आवश्यक थी। इसमें मतलब ऐसे याद रखने के लिए भी ठीक है कि इनकी बेहतर स्थिति करने के लिए, तो इसलिए 1972 के अंदर ये अस्तित्व में आया था। कौन? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आई? 1972 में। क्लियर है? तो ये थी आज की आपकी परिषदों के बारे में। यह कह सकता हूं कि जितने भी राज्य पुनर्गठन के संबंध में क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसमें बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। एक लिस्ट जरूर है जो नेक्स्ट वीडियो में हम जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक स्टार्ट कर देंगे कि भाई कौन सा राज्य कब स्टेबल हुआ,
बाकी राज्यों के पुनर्गठन का जो तरीका था और जो परिषदें थी वो सारी क्लियर हो गई। सिर्फ एक चीज़, एक लिस्ट बची है आपकी कि किस राज्य की स्थापना कब हुई। तो वो अगली कल जो वीडियो आएगा उसमें पूरा का पूरा उसे ट्रिक के माध्यम से याद कराते हुए उसको आपको उसके अंदर बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बाकी इस टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ है। आज वीडियो छोटा इसीलिए रखा था, कुछ तो मेरे पास समय भी नहीं था, देखो ऑब्वियस बात ही है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये भी था, अगर मैं इसको कल तक डालता, लेकिन मैंने इसे कल इसलिए नहीं डाला कि इसे बड़ा करने में फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा और आपको इसको जो है पूरा सीरियसली छोटे रूप में ही याद करने में फ़ायदा रहेगा। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए इसको छोटा रखा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।